आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ये एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। इसमें है डाइजेशन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स का, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हम आज देखेंगे, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। चलो तो फिर शुरू होते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम जो है कैसे बताएं किसी चीज़ में डिफरेंस क्या है अलाइव और नॉट अलाइव। यूजुअली हम ये तो पता ही होगा क्योंकि पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन में भी पूछते थे कि कैसे बताएं कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, सेम जो यूजुअली आंसर मोस्टली लोगों को, अगर जो ब्रीथ करते हैं, जो ब्रीदिंग होती है तो वो अलाइव है, जो नहीं सांस ले पाते वो नॉन लिविंग थिंग है ना, क्लासिक आंसर। चलो तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। वैसे तो सही है बट अकॉर्डिंग टू द बुक हमें चलना होगा। इफ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काउ चूइंग कर्ड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दिस आर लिविंग बींग्स। कि अगर हमने देखा कुत्ते को भागते हुए, काऊ को चबाते हुए, खाना चबाते हुए देखा होगा काऊ को, और आदमी को चिल्लाते हुए सड़क पे, तो पता ही चल जाएगा कि हाँ ये लिविंग बींग्स हैं। लेकिन व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप। अगर लेकिन व्हाट, अगर हम देखें कि ये कुत्ता, गाय और आदमी अगर सो रहे होंगे तो क्या हम बता सकते हैं कि वो अभी भी लिविंग बीइंग्स हैं? हम बिल्कुल बता सकते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम बता सकते हैं कि हाँ वो अलाइव हैं, पर हम उसको कैसे है बताएंगे। हम देखेंगे वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उनकी ब्रीदिंग देखेंगे और उस ब्रीदिंग से बता देंगे कि वो अलाइव हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। हम प्लांट्स को कैसे बताएंगे कि वो अलाइव हैं? हम कैसे बताएंगे? वी सी देम ग्रीन एंड सम ऑफ अस विल से, सम ऑफ अस बोलेंगे कि वो ग्रीन है इसलिए वो अलाइव हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही तो अलाइव होते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो वो उनकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं? ब्राउन हो जाती हैं, मुरझा जाता है पेड़, तो उससे पता चल जाता है कि इट्स नॉट अलाइव एनी मोर और इट्स डाइंग। ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। पर कुछ ऐसे भी, अब किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि पर कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो ग्रीन नहीं होती, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वो अलाइव है कि नहीं? तो कैसे बताएंगे? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। अब कुछ बोलेंगे कि वो समय के साथ साथ बढ़ती हैं, पेड़ बड़ा होता है, पत्तियां भी बड़ी होती हैं, तो हम उससे कह सकते हैं कि हाँ ये अलाइव है। क्योंकि अगर नहीं होता वो अलाइव तो वो मुरझा जाती पत्तियां, तना मुरझा जाता, बढ़ता नहीं। इन अदर वर्ड्स we tend to think of some sort of movement। तो इन क्या बोल रहे हैं हम? दूसरे शब्दों में हम क्या देख रहे हैं? हम मूवमेंट देख रहे हैं। मूवमेंट कैसी? साइज में उनका बड़ा होना, पेड़ का बड़ा होना, पत्तियों का बड़ा होना या फूल का खिलना, ये क्या है? सारी ये मूवमेंट है। आइदर ग्रोथ रिलेटेड, जो कि मैंने बताया ग्रोथ रिलेटेड, और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। जो उनकी ग्रोथ रिलेटेड है, हो सकता है आइदर कि या तो ग्रोथ
आइदर या तो हम उनकी ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी देखेंगे या फिर नॉट, हो सकता है हम फूल देख लें कि फूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसमें फल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो चीज़ ऐसे हम कॉमन एविडेंस देखेंगे फॉर बीइंग अलाइव. बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रो नहीं करते विजिबली, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि उनमें ग्रोइंग हो रही है कि नहीं. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि बैम्बू का प्लांट. जो बैम्बू का प्लांट होता है जब लगाते हैं तो वो 4 से 5 साल सिर्फ वो उगता ही नहीं है, बहुत उसमें विजिबली नहीं दिखाई देती. बट जैसे ही वो मिट्टी से बाहर आता है, वो उसकी अपनी पकड़ जब बन जाती है तो वो 3 महीने में बहुत लंबा हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ प्लांट जो कि विजिबली ग्रोइंग नहीं कर रहे हैं इस स्टिल, पर वो स्टिल अलाइव है. अगर वो बैम्बू का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है पर स्टिल वो जिंदा है, अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है. ठीक है, वो कैसे पता चलता है? वो बाद में जब वो पकड़ अपनी मजबूत बना लेता है तो वो 3 महीने के अंदर बड़ा हो जाता है. उससे पता चलता है कि हाँ वो अभी तक जिंदा था. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ तो कर लेते हैं पर उनके मूवमेंट जो होते हैं, उनकी मूवमेंट का पता नहीं चलता कि वो ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. So, using visible movement as the defining characters of life is not enough. तो क्या बोल रहे हैं कि डिफाइनिंग करेक्टर्स जो होते हैं, जो कि विजिबल मूवमेंट जो ये बताते हैं कि जैसे हम देख रहे थे प्लांट्स में कि वो ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनकी पत्तियां ग्रो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. पर कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि वो पेड़ पौधा वो ग्रो नहीं हो रहा है. तो हम नहीं बता सकते कि वो एक तरीके से एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि किसी में काम कर रहा है वो चीज़ और वो किसी में काम नहीं कर रही है, इसलिए नहीं बता सकते. हम ब्रीदिंग को भी नहीं ले सकते एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि किसी में पता चल रहा है कि सोते हुए भी वो सांस ले रहे हैं, पर कुछ में ऐसे होते हैं कि वो नहीं पता चलता सोते हुए वो सांस ले रहे हैं कि नहीं. इसलिए हम यहाँ पे, इसलिए ये बुक ऐसा कह रही है कि हम डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल मूवमेंट्स हैं हम उसको नहीं पूरा मान सकते, क्योंकि वो इट्स नॉट इनफ. अब आगे चलते हैं. मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. जैसे कि जो मूवमेंट होते हैं, अगर हम मूवमेंट को लेते हैं, पर कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, कि इतने छोटे होते हैं कि हमें नहीं दिखाई देते हमारी आँखों को. जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब बताओ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हम तो देख नहीं सकते, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो अलाइव हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए बोला है. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो हो रहा है, क्या वो नेसेसरी है लाइफ के लिए? बताओ, नेसेसरी है लाइफ के लिए जो ये मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी सेल जो है, हमें नहीं दिख रही सेल्स हमारी शरीर में, लेकिन वो अंदर ही अपना मूवमेंट कर रही है. हमारे हार्ट है, हमें नहीं देख रहा मूवमेंट हो रहा है, पर उसमें जो है सेल्स वो वर्क कर रही हैं, इसलिए तो हम जिंदा हैं इस समय. तो इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? यस. अगर वो मूव करना बंद हो जाएगी, अगर हार्ट की जो सेल्स हैं वो अगर मूव करना बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? लाइफ ही नहीं होगी. तो यस, इज दिस नेसेसरी मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अगर हम ये क्वेश्चन प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें, साइंटिस्ट से पूछें, तो वो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. अगर वायरसेस के बारे में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा कि वायरसेस वो एक ऐसी सेल्स होती हैं जो अपनी मूवमेंट नहीं शो करती. वो जब शो नहीं करती तो वो ऐसी रहती हैं जैसे कि वो डेथ है. ठीक है, वो अलाइव नहीं है. वायरस जो है एक कंट्रोवर्शियल थिंग है. अभी तक उसको नहीं बोल सकते कि वो अलाइव हैं कि डेथ है, क्योंकि जैसे ही उनको अपना होस्ट मिलता है वो उसको इन्फेक्ट करती है, उसके अंदर जाती है और वो अलाइव हो जाती है.
अदरवाइज वो इस तरह से रहती है कि वो नॉट अलाइव। एंड दैट इज पार्शियली वाई देयर इज controversy about whether they are truly alive or not. वाओ, यहाँ पे भी आ गया, there is a controversy about whether they are truly alive or not. चलो, why are molecular movements needed for life? हमें ये molecular movements की ज़रूरत क्यों होती है? जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि हाँ molecular movements हमें चाहिए, बट molecular movement necessary है लाइफ के लिए, ठीक है, हाँ, पर वो क्यों ज़रूरी है? अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वी हैव सीन इन, अभी नहीं, ये इंट्रोडक्शन है, आगे अलग टॉपिक में, अलग हेडिंग में, इसी चैप्टर में। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने क्या देखा है अर्लियर क्लासेस में, पहली क्लासेस में, ज़रूरी नहीं कि इसी क्लास में, पुरानी 9th में, 8th में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, वो बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ट की सेल हाथ में आ गई या हार्ट की सेल्स पैर में है, ऐसा नहीं है। जो हार्ट की सेल है वो अपनी हार्ट की जगह पे है, हाथों की सेल्स अपनी हाथों की जगह पे जो अपना कर रही हैं काम। लिवर की सेल्स लिवर में है, जो अपना पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड है, अपना जो काम है पर्टिकुलर वो कर रही हैं। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। और साथ ही साथ क्या है कि सेल्स जो होती हैं, अब जब सेल्स एक साथ जुड़ी होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे कि जो टिश्यूज होती हैं, दे कैन हैव टिश्यूज। ठीक है, मिलके सारी सेल्स क्या बनाती हैं, टिश्यूज, इसलिए बोल रहे हैं टिश्यूज हैव सेल्स। अगर हम टिश्यू को तोड़ेंगे, नॉट बेसिकली तोड़ेंगे, पर लेकिन अगर हम टिश्यू बनाने के लिए हमें ढेर सारी सेल्स को रखना पड़ेगा। जब हम कलेक्टिवली ढेर सारी सेल्स को लाइन में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उससे हम बोलते हैं टिश्यूज। इसलिए टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। देखा होगा सेल्स, एक अगर पहले क्लासेस में देखा होगा कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, उसमें अपने उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होता है, गोल्गी अपरेटस होता है। तो ये क्या हो गया, अपने क्या है, ये स्मॉल कंपोनेंट्स हैं अपने in them and so on. Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमारे environment, स्पेशली अगर हम अपना देखें, ह्यूमन बींग्स का देखें, तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है चारों तरफ। हमारा एनवायरनमेंट ना, हम क्या खाते हैं, हम जंक्स खाते हैं, हम घर का बना खाने से अच्छा हमें बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमारे एनवायरनमेंट के क्या है, हम किससे घिरे हुए हैं, हम पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी नहीं रहती, या हेल्थ अच्छी नहीं रहती, या बाल नहीं अच्छे रहते। तो क्या होता है, क्या हो जाता है, इस वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं वो, जैसे मैंने कहा, पॉल्यूशन की वजह से या जो भी इशू की वजह से हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है, इस वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं वो अपना ब्रेक होने लग जाती हैं, ब्रेकिंग डाउन, उनमें अपना जो काम है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो अपना उसमें 100% नहीं दे पाती, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी वीक हो जाना। देखा होगा किसी को बहुत जल्दी बुखार आता है, जल्दी वो बीमार हो जाते हैं। जैसे कुछ भी जरा सही चेंज होगा एनवायरनमेंट में, एकदम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं वो अपने 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रही हैं। तो एक बार और पढ़ते हैं इसे। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड नेचर
of living structure is very likely to keep breaking down कि बहुत likely मतलब होता है, very likely मतलब बहुत easily, आसानी से break down हो जाती हैं over time. If order breaks down, अगर ये order, किसका order, cells का, tissues का जो है, tissues का order अगर break down होता है, the organism will no longer be alive. अगर यहाँ पे एकदम ही ये बहुत ज़्यादा टू मच इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा हुआ कि करते गए, अगर सेल का ऑर्डर चलता ही गया, बीमार होते ही गए, या फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह की यहाँ पे बात नहीं हुई कि इलाज वगैरह नहीं कराया, बट बेसिकली ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसे चलते रहे तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रहता. ये इस वे में बोल रहे हैं, ठीक है. तो आगे चलते हैं. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्यों बोला कि अगर ऑर्डर ब्रेक डाउन होता रहा और ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो सेल्स हैं अगर उनके काम नहीं करता रहा, उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे करते करते कम होती गई, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं अलाइव होगा, वो मर जाएगा. लेकिन हमारी जो सेल्स होती हैं उसको रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर टू कीप देम अलाइव. इसलिए ऐसा बोला है यहाँ पे कि अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसको अपना लिविंग क्रिएचर मस्ट, उसको अपना मस्ट मतलब ज़रूर अपनी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, मेंटेनिंग करनी पड़ेगी अपने सेल्स की, अपने स्ट्रक्चर्स की. देखा होगा कि सेल्स जो होती हैं वो बनती रहती हैं और रिपेयर करती रहती है अपने आप को. फिर उनका एक खुद का ड्यूरेशन होता है, जैसे कि आरबीसी सेल्स है, उनका 120 डेज़ का ड्यूरेशन होता है. 120 डेज़ के बाद उसको, उन सेल्स को मरना बहुत एक्सटेंसिव, बहुत इंटेंस वर्ड हो जाता है, मतलब दे विल डाई. उनकी जगह पे न्यू सेल्स रिप्लेस करती है उनको. तो वो क्या हो रहा है, ये रिपेयर हो रहा है. और फिर कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो वो टिश्यू कुछ दिन बाद हमारी वो ठीक हो जाता है. वो ठीक कैसे होता है, वो टिश्यूज़ फॉर्म होते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सेल्स अपने आप को रिपेयर कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, इस वजह से. ठीक है. सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. क्या मतलब हुआ इसका, जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं ये आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, और इनको मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ठीक है, हमारे शरीर में भी वाटर चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, तो इनको क्या चाहिए, ये मूव करते रहना चाहिए. अगर प्लांट में हम नीचे पानी डालते हैं तो पानी सॉइल में पानी डालते हैं तो कहाँ, वाटर पूरा प्लांट में जाता है, पूरा प्लांट में जाइलम के थ्रू वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करती है. ऐसे ही हमारे शरीर में है, हम पानी पीते हैं, यहाँ ब्लड है, ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में पंप होता है, ठीक है. सो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. What are the maintenance processes in living organism? तो ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दोनों ही पढ़ेंगे हम, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स. अगला टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. ये क्लास से सिर्फ इंट्रोडक्शन की. होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया. अगली क्लास देखते हैं.